हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने कल वाले वीडियो देखा होगा मैथ का, तो उसमें हमने आपको मैथ का पूरा सिलेबस डिस्कशन किया था और हमने कल ही बतलाया था आपको कि आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपका न्यू सिलेबस बताएंगे, आपका एग्ज़ाम पैटर्न बताएंगे, मतलब क्या किस तरह से आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, बेस्ट बुक आपका कौन सा होने वाला है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होते हैं और किस तरह आप साइंस में 95% स्कोर गेन कर सकते हैं। सारा जानकारी आज के इस वाली वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई पैसा लगने वाला है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कोई भी क्लासेस होंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त जो भी आपका 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमने कल आपको मैथ का पूरा सिलेबस समझा दिया है। यदि आपने मैथ का सिलेबस नहीं देखा है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम हर वह चीज़ बताए हैं मैथ के बारे में। आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा होता है, पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, सिलेबस क्या होता है, किस तरह से आप 95% स्कोर कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वह ज़रूर देखिएगा, और जो देख लिए होंगे वह अपना गोल तो एग्ज़ाम में ज़रूर सेट कर लिए होंगे। तो कृपया अपना गोल हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 100 में आपका कितना गोल आप कर सकते हैं। अपना साइंस में तो अभी हम लोग बतलाएंगे तब करिएगा, परंतु 500 का एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें कितना अपना गोल फिक्स किए हैं यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह ज़रूरी नहीं है कि सब कोई का 450 या सब कोई का 480 ही होगा, सब कोई का कुछ कम भी होता है और कुछ ज़्यादा होता है। तो सब कोई अपने अनुसार गोल सेट करिएगा और उस गोल को आप लोग को पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा देना है। ये नहीं है कि हम गोल सेट कर लिए और उतना मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। तो जितना आप गोल करिएगा उतना आपको मेहनत भी करना है। हम शुरू से ही बतलाते आ रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा हिट देंगे। हमारा 20% योगदान रहेगा तो उसमें आपका 80% योगदान रहना चाहिए, तभी जाके आप अपना गोल को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का पूरा सिलेबस डिस्कशन, जिसमें हम लोग को मालूम होना चाहिए कि साइंस के 3 शाखा हैं, मतलब 3 पार्ट हैं। पहला है फिजिक्स आपका, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिकी, हिंदी में कहते हैं भौतिकी। दूसरा आपका है केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में रसायन शास्त्र। और तीसरा आपका बायोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। ठीक, तो इनमें से बहुत लोग का जो बायो है यह सबसे आसान लगता है, और रासायनिक विज्ञान जो कि केमिस्ट्री है यह सबसे हार्ड लगता है। परंतु ऐसा नहीं है, आप जब पढ़िएगा तो हार्ड थोड़ा सा लगेगा रसायन विज्ञान, लेकिन यदि आप पढ़ लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम इसका ही, तीनों में से सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम आप लोग का केमिस्ट्री का ही जाने वाला है। यह मेरा दावा है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है रसायन विज्ञान से स्टार्टिंग में सबको का डर रहता है, उसमें जो भी बच्चा थोड़ा सा मेहनत करता है अपना, सबसे बेस्ट रसायन विज्ञान जाता है। तो आपको डरना किसी से भी नहीं है, सब अपनी जगह आसान है। इसमें से मेरे हिसाब से सबसे ईजी आप लोग का बायोलॉजी है, क्योंकि इसमें आप जब पढ़ना शुरू करिएगा तो सबसे बड़ा सिलेबस तो बायो ही का आप लोग का। बायो में 8 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 6 चैप्टर है और फिजिक्स में भी 6 चैप्टर है। परंतु जब आप बायो पढ़ने लगेगा तो इसका एक एक चैप्टर भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इतना आराम से निकल जाएगा। तो सभी अपने जगह आसान है, इसलिए आपको सभी को मन लगा के पढ़ना है। तो साइंस का यानी विज्ञान का आप लोग का 3 शाखा होता है, ये आप लोग को पहले ही से मालूम है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हम लोग एग्ज़ाम में आप लोग को नंबर कहाँ से मिलता है। साइंस एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, जिसमें से साइंस एवं सोशल साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी होता है और थ्योरी का भी एग्ज़ाम होता है। जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है यह आपके विद्यालय स्तर पर होता है। इसमें आप लोग को कॉपी के आधार पर नंबर दिया जाता है, प्रैक्टिकल का कॉपी बनाया जाता है। हम आपको लास्ट में सिखाएंगे भी किस तरह से आपको प्रैक्टिकल का कॉपी रेडी करना है, तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए कॉपी बनाना रहता है, और दूसरा नंबर में यह आपके बिहेवियर के हिसाब से आपके स्कूल वाले नंबर देते हैं कि स्कूल के कार्यों में आपका कितना भागीदारी है, कितना योगदान है, उस आधार पर इसमें आप लोग को नंबर मिलता है। तो ये जो प्रैक्टिकल का नंबर है यह साइंस में 20 नंबर मिलता है और सोशल साइंस में आप लोग को 20 नंबर मिलता है।
मिलता है, यानी टोटल 40 नंबर होता है। अभी हम लोग साइंस का बात कर रहे हैं तो केवल साइंस से मतलब रखेंगे तो प्रैक्टिकल नंबर 20 रहता है और थ्योरी नंबर मतलब जो आपको एग्जाम में जा कर के देना रहता है वह 80 नंबर का एग्जाम होता है, यानी 80 + 20 आप लोग का टोटल 100 नंबर का एग्जाम इस तरह से होता है। और यही सेम टू सेम आपका पैटर्न रहता है सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी विज्ञान पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे तो इस थ्योरी में भी हम लोग देखेंगे तो थ्योरी में भी 3 तो आप लोग को मालूम होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, जिसको हमने पहले भी बतला दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस की शाखा है और इस थ्योरी के अंतर्गत यही तीनों आने वाले हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि किस पैटर्न के आधार पर आपका एग्ज़ाम लिया जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए साइंस आपका जो है, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अभी हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे तो यह 2 भागों में बटा होता है। पहला रहता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा रहता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो रहता है यह 40 नंबर का होता है और सब्जेक्टिव भी आप लोग का 40 नंबर का होता है। परंतु ये जो ऑब्जेक्टिव का मतलब आप लोग पहले समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोला भरने से। आपको 4 ठे गोला दिया जाएगा, जिसका सही करेक्ट आंसर होगा उसको इस तरह से गोला भर देना है। ऑब्जेक्टिव इसी को कहते हैं, 1 नंबरिया जिसको कहा जाता है। तो इसमें आप लोग को 80 ठे ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से आपको 40 ठे बनाना रहेगा और प्रत्येक के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। ठीक, और बात करते यही हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में। तो सब्जेक्टिव आप लोग का 40 नंबर का होता है। इसके अंतर्गत आप लोग का फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बतला दें कि देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेशन है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन से हम लोग समझते हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन आप लोग का 3 भागों में बटा हुआ है। एक है आपका फिजिक्स, दूसरा है बायो केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। फिजिक्स में हम लोग बात करें तो कुल 26 आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 27 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में भी 27 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब यहाँ आप देखिएगा कि ये तो फिजिक्स के साथ अन्याय हो रहा है, इसके साथ 1 नंबर कम पूछा जा रहा है। वह इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे जाइएगा आप तो सब्जेक्टिव में देखेंगे तो फिजिक्स का जो दीर्घ होता है वह 6 नंबर का होता है, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी का दीर्घ 5-5 नंबर का ही होता है। तो यहाँ पे किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, सबको समान अधिकार दिया जा रहा है। ठीक, तो फिजिक्स में 26 ऑब्जेक्टिव, बायोलॉजी में 27 ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री में 27 ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का यह बहुत बढ़िया बात है कि इसमें आप लोग को यह नहीं देखना है कि आप फिजिक्स का मार रहे हैं, केमिस्ट्री का मार रहे हैं या बायोलॉजी का मार रहे हैं। आप तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट का मार सकते हैं, केवल आपका 40 ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। चाहे आप फिजिक्स का ही केमिस्ट्री का 27 मार दीजिए और बायोलॉजी का कुछ मार दीजिए, फिजिक्स का 1 को मत मारिए, तो उससे मतलब आप लोग का नहीं है। केवल आप लोग को देखा जा रहा है कि 40 आप लोग का होना चाहिए। यह ऑब्जेक्टिव में यह नियम रहता है, परंतु सब्जेक्टिव में यह नियम नहीं रहता है। सब्जेक्टिव के बारे में आगे चर्चा करेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पे समझ लेना है कि फिजिक्स से 26 नंबर पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से 27 नंबर का और बायोलॉजी में 27 नंबर का। और तीनों में से आपके एग्जाम में किसी में से भी आप बना सकते हैं। मतलब कि नहीं समझे आप लोग, देखिए ऑब्जेक्टिव में 40 मारना रहता है ना, आप लोग को 80 में से 40 मारना रहता है। ठीक, तो 40 के लिए हम लोग 27 ठे मार ले रहे हैं अब केमिस्ट्री का। ठीक, मान लीजिए कि 27 ठे केमिस्ट्री का हम लोग मार लिए, 27 ठे केमिस्ट्री का मार लिए और 13 ठे हम लोग मार लिए बायोलॉजी का, और फिजिक्स का 1 को नहीं मारे। तो इससे मतलब हम लोग को नहीं है, हम लोग किसी का भी मार सकते हैं, केवल हम लोग का 40 ठे ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव का मामला समझ में आ गया होगा। अब चलिए सब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव को थोड़ा ढंग से हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये जो सब्जेक्टिव सेशन होता है ये आप लोग का 2 भागों में भी डिवाइड रहता है। एक रहता है आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न और एक होता है आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सेक्टर बटे हुए रहते हैं, जो कि आप लोग को पहले ही से मालूम होगा। तो देखिए इस तीनों में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में अभी हम लघु की बात करें तो 8 थे लघु पूछा जाता है, जिसमें से आप लोग को 4 बनाना रहता है और प्रत्येक के लिए आप लोग को 2 नंबर मिलते हैं, अर्थात टोटल आप लोग का 8 नंबर का इसमें से होता है। 8 फिजिक्स का, 8 केमिस्ट्री का और 8 बायोलॉजी का, 8 24 नंबर यहाँ से आप लोग का मिल जाता है। 24 नंबर का आप लोग का होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, 24 नंबर का होता है। ठीक, अब यही बात करते हैं हम लोग दीर्घ के बारे में। तो दीर्घ में आप लोग का सब में से 2 पूछा जाएगा, जिसमें से 1 बनाना रहेगा और
दो में से एक बनाना रहेगा, सब में दो में से एक बनाना रहेगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि फिजिक्स का जो दीर्घ होता है यह 6 नंबर का होता है, केमिस्ट्री का 5 नंबर का होता है और बायोलॉजी का 5 नंबर का होता है, यानी 5 में 10 से 16, तो 24 + 16 करिएगा आप लोग का, तो यहाँ पर से आप लोग का 40 नंबर निकल के आ जाता है, जो कि सब्जेक्टिव आप लोग का 40 नंबर का आपके एग्ज़ाम में होता है। अब यहाँ पे आप लोग को समझने वाला बात यह है कि जिस तरह ऑब्जेक्टिव में हमने आपको बतलाया कि आप किसी भी सब्जेक्ट का मार सकते हैं, वैसा सब्जेक्टिव में नहीं होता है। सब्जेक्टिव में आपको ज़रूरी है कि फिजिक्स का चार्ट बनाना है, केमिस्ट्री का चार्ट बनाना है और बायोलॉजी का चार्ट बनाना है, यह नेसेसरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 8 को हम फिजिक्स का बना दिए और 4 को केमिस्ट्री का बना दिए, बाकी बायोलॉजी का एक को नहीं बनाया। ऐसा आप लोग को नहीं करना है। फिजिक्स का 8 में से 4 बनाना है, केमिस्ट्री का 8 में से 4 बनाना है और बायोलॉजी का 8 में से 4 बनाना है। उसी तरह से दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में भी आप लोग का एक फिजिक्स का बनाना है, एक केमिस्ट्री का बनाना है और एक बायोलॉजी का बनाना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से बतला देते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स में 8 पूछा जाएगा, 4 बनाना है, प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलेगा, अर्थात 4 दूनी 8, 8 नंबर का होता है। 8 नंबर का फिजिक्स, 8 नंबर का केमिस्ट्री, 8 नंबर का बायोलॉजी, 8 से 24, 24 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। और दीर्घ में तीनों में से एक पूछेगा, परंतु फिजिक्स का जो दीर्घ है वह 6 नंबर का पूछेगा और केमिस्ट्री बायोलॉजी का 5-5 नंबर का पूछेगा, यानी कि 10 से 16 नंबर का, और 24 16 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इसी तरह आप लोग का पूरा पैटर्न एग्जाम का रहने वाला रहता है। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको पैटर्न के बारे में तो एग्ज़ाम का समझ में आ गया होगा। पैटर्न 100% समझ में आ गया। कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे। अब बढ़ते हैं हम आपके बुक के बारे में। बुक के बारे में बहुत लोग के मन में सवाल रहता है। तो देखिए, बुक आप लोग का 2 रहता है मार्केट में। आप देखिएगा मेनली 2 पॉपुलर बुक हैं, एक NCERT का बुक है और एक है आपका भारती भवन का। तो देखिए, हम आपको बतला दे रहे हैं थोड़ा सा अंतर दोनों में। अंतर बस इतना ही है कि यह जो NCERT का बुक है यह एक ही बुक है, उसी में आपका तीनों दे दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों दे दिया है एक ही बुक में। और वही भारती भवन की बात करें तो इसको 3 बुक में किया गया है, एक है फिजिक्स का बुक, एक है केमिस्ट्री का बुक और एक है बायो का बुक। जिससे कि और जो NCERT है यह पूरी तरह से एक्सप्लेन करके इसमें नहीं दिया रहता है, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आपको भारती भवन से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह आपको एक्सप्लेन भी कर देता है और हर बेसिक चीज़ और हर वह चीज़ जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा यह बतला देता है। इसलिए भारती भवन की बुक को ही आपको फॉलो करना चाहिए। वैसे आपके पास NCERT बुक है तो वो गलत नहीं है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, जो बुक है आपके पास उससे पढ़ सकते हैं, परंतु हम कहेंगे कि अभी तक आपने बुक नहीं लिया है तो भारती भवन का ही आप बुक लीजिएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको बुक का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बहुत लोग के मन में रहता है नोटबुक का, मतलब कि कॉपी हम लोग कितना बनाए। यह लगभग लोग के मन में रहता है कि कॉपी कितना होना चाहिए साइंस का। तो देखिए, हम आपके पारिवारिक स्थिति को नहीं जानते हैं, इसलिए हम रिकमेंड नहीं करेंगे कितना कॉपी आपको रहना चाहिए। आप लेने का तो 9 कॉपी ले सकते हैं, फिजिक्स का 3 ठे ले सकते हैं, केमिस्ट्री का 3 से ले सकते हैं और बायोलॉजी का 3 ठे ले सकते हैं, परंतु हम कहेंगे कि 2 कॉपी नेसेसरी आपको मोटी मोटी कॉपी 2 ठे रखना पड़ेगा, जिसमें एक तो आप लोग फेयर करिएगा और एक ठे आपको जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होगा उसके लिए रखिएगा। 2 कॉपी जरूर रखिएगा। मन करेगा तो आप इसमें 2 रख सकते हैं, इसमें 2 रख सकते हैं, इसमें 2 रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, वह आपके पारिवारिक स्थिति पर डिपेंड करता है। हम बोलेंगे कम से कम 2 कॉपी आप लोग को साइंस में रखना ही रखना है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको यह भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बहुत ही मेन चीज़ पे, जो कि आपका चैप्टर्स के बारे में। आप लोग में से बहुत सारे लोगों को तो चैप्टर्स के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो चलिए हम आपको चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा बतला देते हैं। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, अर्थात कहते हैं हम लोग इसको भौतिकी के बारे में, भौतिकी के चैप्टर्स के बारे में। इसमें सबसे तो देखिए, हम बात करते हैं कि फिजिक्स के अर्थात भौतिकी के चैप्टर्स के बारे में। तो फिजिक्स में आपके कुल 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें आप लोग का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा चैप्टर आप लोग का प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यह दोनों चैप्टर जो है NCERT के बुक में एक ही चैप्टर है, प्रकाश करके। NCERT के बुक की बात करें तो दोनों चैप्टर एक ही में है, परंतु यही हम बात करते हैं
भारती भवन में तो यह 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि भारती भवन के बुक को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, इसलिए आपको 2 चैप्टर्स बताए गए हैं और दोनों चैप्टर में काफ़ी अंतर भी है। एक साथ आप पढ़िएगा तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश के प्रवर्तन में ज़्यादातर आपको दर्पण के बारे में पढ़ना है, वहीं अपवर्तन के बारे में आपको अपवर्तन में ज़्यादातर आप लोग को लेंस के बारे में पढ़ना है। तो काफ़ी अंतर पड़ जाता है, इसलिए आप लोग अलग ही अलग करके यह चैप्टर पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आने वाला है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें आप लोग को मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ना है, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर चौथा आप लोग का है विद्युत धारा, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े ओम के नियम को पढ़ना है, बहुत सारे चीज़ों को इसमें चैप्टर में पढ़ना है। पांचवा चैप्टर आप लोग का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें आप लोग को विद्युत धारा से जुड़े चुंबकीय प्रभाव को पढ़ना है, मोटर को पढ़ना है, जनित्र को पढ़ना है, मोटर एवं जनित्र के कार्यविधि को, सिद्धांत को, उनके हर संरचना को समझना है। फिर अंतिम चैप्टर आप लोग का है ऊर्जा का स्रोत। इसमें आप लोग को नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा, इन सभी ऊर्जाओं के बारे में पढ़ना है। तो देखिए फिजिक्स को ऑल ओवर देखिएगा तो यह 6 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करें तो आपका हर चैप्टर अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। प्रकाश को आप लोग एक सेक्टर में रखिएगा तो यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर विद्युत धारा भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें ओम का नियम इस तरह से दीर्घ में पूछा जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र इत्यादि के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। रंग बिरंगा संसार के बारे में भी आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष को सिद्ध करने के लिए, इनके संरचना को किस तरह से यह होता है यह समझाने के लिए हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑल ओवर फिजिक्स का हर चैप्टर अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको किसी भी चैप्टर को आप इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सब्जेक्ट की ओर। अगला आप लोग का है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, इसके नाम से ही बहुत लोग को डर लगता है, क्योंकि इसमें केवल केमिस्ट्री का फॉर्मूला, सूत्र, इस सब के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस तरह से आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि आपको डर तो कभी नहीं लगेगा केमिस्ट्री से, और डर भी लगेगा तो आपका डर लास्ट तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसमें पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आपको 10 से 12 अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में समझना है, जैसे संयोजन, वियोजन, प्रकाश रसायन, फिर अपघटन, ऊष्माक्षेपी, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, इस तरह से बहुत सारे अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में समझना है। फिर आपका दूसरा चैप्टर है अम्ल, भस्म एवं लवण। इसमें आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में समझना है। तीसरा चैप्टर आपका धातु एवं अधातु है, जो कि आपके 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चौथा आप लोग का है कार्बन एवं इनके यौगिक। इसमें कार्बन के बारे में पढ़ना है और उसके जितने भी उससे जुड़े यौगिक हैं उसके बारे में पढ़ना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पांचवा आपका तत्वों का वर्गीकरण। इसमें आप लोग को मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, और 5 ऐसे आपको रसायन शास्त्रों के ऐसे लोगों, साइंटिस्ट के बारे में समझना है जिन्होंने अपना अपना पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत किया, और लास्ट में आप लोग का जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है मोसले द्वारा बनाया गया है उसे स्वीकार किया गया। तो इन सारे चीज़ों का आपको चैप्टर 5 में पढ़ना है। और चैप्टर 6 आपका सेम टू सेम फिजिक्स के चैप्टर 6 की तरह है। ऊर्जा के स्रोत उसमें जो है उसी तरह से इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। हम केमिस्ट्री के ऑल ओवर बात करें तो इसमें आप लोग का चैप्टर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर 5, 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का 4 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना तो आपको सभी को है, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको ऊपर के 4 चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। हम बढ़ते हैं अंतिम में आपका सबसे फेवरेट बायोलॉजी की ओर। बायोलॉजी में हम जैसा कि शुरू में बतलाए थे कि इसका सिलेबस सबसे बड़ा है, इसमें कुल 8 चैप्टर हैं, परंतु सबसे आसान यही है। जब आप पढ़ने लगेगा तो सभी एक चैप्टर के समान लगेगा। हम पहले ही बतला दे रहे हैं, ये जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये जो पोषण है, श्वसन है, परिवहन है और उत्सर्जन है, ये 4 चैप्टर एनसीईआरटी के बुक में एक ही चैप्टर में सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे आप लोग को ढंग से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग करके इसको पढ़ने वाले हैं। पहला आप लोग का है जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण। इसमें आपको समझना है कि मानव में कैसे पोषण होता है, कुछ जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम में कैसे पोषण होता है, पादपों में कैसे पोषण होता है, इन सभी चीज़ों को। दूसरा में आप लोग को श्वसन के बारे में समझना है।
फिर तीसरा में आपको परिवहन के बारे में समझना है। परिवहन में हम लोग को हृदय के बारे में पढ़ना है, रक्त के बारे में पढ़ना है, रक्त वाहिकाओं के बारे में पढ़ना है। चौथा आप लोग को उत्सर्जन, उत्सर्जन में आप लोग को वृक्क के बारे में पढ़ना है, किडनी के बारे में पढ़ना है, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। पांचवा आप लोग का नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें आप लोग को यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। इसके अंतर्गत आप लोग को मानव के विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है, न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है, फिर पादपों के 5 हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो यह सारी चीज़ों को पढ़ना है। छठा चैप्टर मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है जनन। इसमें आप लोग को जीवों में जनन, पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन इत्यादि चीज़ों को पढ़ना है। सातवां में आप लोग का आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें आप लोग को पढ़ना है कि किस तरह अपने माता पिता का गुण हमारे अंदर संचारित होते रहते हैं और किस तरह किसी क्षेत्र का प्रभाव हमारे पे शरीर पे पड़ता है। और अंतिम चैप्टर है हमारा पर्यावरण, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतिम चैप्टर की तरह सेम टू सेम मैच करता है। इसमें हम बात करें तो आपका चैप्टर 1 के अंतर्गत जो आता है यह चार चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी 5-6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ऑल ओवर बायोलॉजी को देखें तो इसमें भी आपको 7-8 चैप्टर छोड़ करके बाकी ऊपर के सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो साइंस में आप कोई भी चैप्टर को आसान या कोई भी चैप्टर को हार्ड नहीं कर सकते हैं। सभी चैप्टर अपनी जगह पे काफ़ी हार्ड तो किसी को नहीं कहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको चैप्टर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। फिजिक्स में 6 चैप्टर हैं। प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत। फिर है उसके बाद केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समकरण, अम्ल भस्म लवण, धातु अधातु, कार्बन एवं इसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और छठा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। फिर बायो में है आप लोग का जैव प्रक्रम पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, जनन, आनुवांशिकता, जैव विकास और हमारा पर्यावरण। तो चैप्टर्स के बारे में भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट में आप लोग का है हाउ टू स्कोर 95+। साइंस में आप किस तरह से 95+ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मेन हम कुछ स्टेप बताने वाले, जो कि हम मैथ में भी बताए थे, वही चीज़ बताने वाले हैं आप लोग को। पहला तो आप लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। बिना सिलेबस किए तो आप सोचिए मत करिए, सोचना ही बेकार है आप लोग का। तो सिलेबस आप लोग करना है, ठीक। और आपको पीछे का चीज़ को नहीं भुलाना है। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि रिवीजन टाइम टू टाइम आप लोग को करते रहना है। ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर 6 में चल गए और चैप्टर 2 का ही हमको सारा चीज़ भुला गए, तो ऐसा नहीं होने देना है। भले आप सिलेबस आपका थोड़ा सा पीछे रहे, लेकिन रिवीजन आप लोग का कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करते रहना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आप लोग को लगाना है 2011 से लेकर के 2025 तक का, जिसके क्वेश्चन बैंक का मतलब कि जो भी बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2011 से 25 तक का, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना होगा। फिर आपको लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के पर ध्यान देना है। और उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ध्यान देना है। तो देखिए, यह जो सारा जो हम लोग बताए हैं, इन सारा चीज़ में हमारा आपके लिए काफ़ी सहयोग होने वाला है। सिलेबस हम आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे, टाइम टू टाइम रिवीजन भी हम आपको करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक भी हम आपको करवाएंगे 2011 से 25 तक का। लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आपको लास्ट में नोट्स भी दिया जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि लास्ट महीने में इंपॉर्टेंट नोट्स दिया जाएगा जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए हमने पहले ही बताया है कि 1000+ सीरीज लाने वाले हैं हम लोग साल के लास्ट में। सभी विषयों के 1000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आपसे करवाने वाले हैं। 1100 1200 इस तरह से क्वेश्चन होने वाले हैं, जिससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं होगा। और इन सभी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग को रेगुलर क्लास करना है। रेगुलर क्लास करिएगा तो आपका यदि आप रेगुलर क्लास करते हैं तो ये जितना भी चीज़ हम बतलाए हैं ये सारा चीज़ हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि हम आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे ही, रिवीजन भी करवाएंगे टाइम टू टाइम, क्वेश्चन बैंक भी करवाएंगे, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाएंगे। इसलिए आपको रेगुलर क्लासेस करना अति आवश्यक है। तो सारा जानकारी हमने आपको बतला दिया। अब आपको कोई भी एनी डाउट रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्हाट्सएप में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम में, क्योंकि यहीं पे आप लोग को कोई भी नोट्स दिया जाएगा तो इसी में दिया जाएगा, तथा क्लासेस की टाइमिंग, रूटीन, यह सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ही देने जाने वाला है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और जल्दी ही हम आपका सोशल साइंस का और हिंदी का भी सिलेबस लेकर के उपस्थित होने वाले हैं। बाकी मैथ का सिलेबस नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं।
बाकी कोई भी डाउट हो गया तो हम बता ही रहे हैं कि कमेंट में पूछ सकते हैं। हर चीज़ हमने बतला दिया, सिलेबस बतला दिया, आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, बेस्ट बुक बता दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब समान है, और कैसे 95% गेन करें ये सारा चीज़ हमने बतला दिया। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो केवल एक लाइक के लिए, इसलिए लाइक जरूर करिएगा। जो भी दोस्त आपके 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके पास जरूर शेयर करिएगा वीडियो को। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।